कोई बात नहीं बेटा। So, hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. So, kids, we are starting national income and related aggregate. It's a very first class of this. तो सबसे पहले जब हम नेशनल इनकम स्टार्ट करें तो आपको बता दूं वी आर स्टार्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी है जिसपे कि आप इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के डिसीजन देखते थे कैसे लेते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वो कहाँ पे थे? इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन होते थे। कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, कैसे वांट सेटिस्फाई मैक्सिमाइज होगी। बट मैक्रो इकोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि इसमें हम बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी कैसे देख रहे हैं? एज अ होल। उसमें भी एक सिंगल फर्म के बारे में पढ़ रहे होते थे, सिंगल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते थे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे होते थे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट्स के बारे में, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, होल ऑफ द इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू बी डिस्कस, इन्फ्लेशन कैसे हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, ये सब केस में होता है मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर। सो जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ये भी किस चीज का पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखेंगे पूरे देश पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसको क्वांटिटिफाई करेंगे। तो यानी कि होल ऑफ द कंट्री में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग द गिवन ईयर उसको क्वांटिटिफाई कर रहे हैं। तो यानी कि क्या कर रहे हैं? मैक्रो कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं। तो national income accounting is a vital branch of macroeconomic. It involves the estimation and analysis of countries' national income and related aggregates. This process quantifies all the production activity taking place within the country and helps to measure its overall economic growth. अब खुद सोचो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर मैंने उसको क्वांटिटिफाई कर दिया तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूं कि पिछली बार मेरी कितनी प्रोडक्शन हुई थी, इस बार कितनी हुई, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, और क्या इकोनॉमिक ग्रोथ मेरी सेटिस्फैक्टरी है। उसको देख के मैं अपनी पॉलिसीज भी चेंज कर सकता हूँ या न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या एग्जिस्टिंग पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर अच्छी है तो। सो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड जो कौन से 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, किन चीजों की हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। These are the 4 factor of production. Income earned by these factor of production is referred as factor income, जो कि क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इज इट क्लियर? श्योर? सो दे आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले हम देखेंगे यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है और वो कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं। ओनर ऑफ लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगी? वेजेस। ओनर ऑफ कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो डेफिनेटली जब भी हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ेंगे वी आर एबल टू डाइव इनटू द अंडरस्टैंडिंग कि इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, हमारी देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी है। तो इट्स ए रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने बोला, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज व्हिच हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम लैंड कहते हैं इन इकोनॉमिक्स, जब हम लैंड की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स लैंड इंप्लाइज नेचुरल रिसोर्सेज। सो लैंड का मतलब लिटरली लैंड मतलब नहीं होगा जमीन। जब इकोनॉमिक्स में हम लैंड की बात कर रहे हैं तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। कौन से नेचुरल रिसोर्स हो गए? माउंटेन्स भी हो गए, रिवर्स भी हो गई, पॉन्ड्स भी हो गए, ऑल दीज थिंग्स, इवन इन स्काई इटसेल्फ, वो भी क्या हो गया? हमारा लैंड का पार्ट है। सो लैंड रेफर्स टू ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
सो सारे के सारे जो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे लैंड की कैटेगरी में आते हैं। ओनर ऑफ लैंड अर्न्स द रेंट, बट लैंड से एक और नेचुरल रिसोर्स से एक और तरह की इनकम जनरेट होती है। व्हेन वी यूज द लैंड, अपर क्रस्ट ऑफ द लैंड को हम यूज कर रहे होते हैं तो हमें रेंट मिलता है। बट समटाइम दे आर द रिसोर्सेज which we withdrawn from the land, extracts from the land, iron ore, पेट्रोल, कोल, ये भी सारे क्या बाय नेचर ही मिल रहे हैं। बट इनको जब एक्सट्रैक्ट करके जब ओनर को मिलता है, यानी कि ओनर ऑफ लैंड को इनकी वजह से मिलता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से मिलता है, उसे कहते हैं रॉयल्टी। हाउएवर रॉयल्टी एक स्मॉल पार्ट होता है, तो हम रेंट और रॉयल्टी को अलग अलग बोल देते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी। तो कहीं पे अलग से नहीं लिखा हुआ ओनर ऑफ लैंड गेट्स रेंट, बट व्हेन आई एम सेइंग ओनर ऑफ लैंड गेट्स रेंट, ओनर ऑफ लैंड आल्सो गेट्स द रॉयल्टी अगर हम रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। लेबर, लेबर सबसे ज्यादा पेरिशेबल नेचर की चीज होती है। अगर मैं इस क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा तो मेरी सर्विसेज भी क्या हो गई, पेरिशेबल। क्लास में पढ़ाया, जिस बच्चे ने नहीं आया उसके बच्चे की क्लास मिस हो गई। टेक्नोलॉजी ने मेरी लेबर को पेरिशेबल होने से बचा लिया, बट अदरवाइज जो लेबर है, हार्डवर्क कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे कर रहा है, उससे सर्विसेज दी और खत्म हो गई। कांट स्टोर हिज सर्विसेज। ठीक है। लेबर रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन। कैपिटल, अकाउंट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चों को कैपिटल को ध्यान से समझना है, क्योंकि फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंट्स के बच्चे के लिए कैपिटल क्या, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। बट जब हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल की बात कर रहे हैं, हियर कैपिटल इंप्लाइज, मैं इसका इनफैक्ट पूरा बताता हूं। कैपिटल से पहले हाउ डज कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन क्या इंक्लूड करता है, ऑल द मैन-मेड थिंग्स। व्हाट इट इंक्लूड्स, ऑल द मैन-मेड थिंग्स। कैपिटल फॉर्मेशन में बिजनेस इन्वेस्टमेंट आ जाती है, मैन-मेड थिंग्स, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर नहीं है यहाँ पे कैपिटल, ऑल द मैन-मेड थिंग्स, जैसे बिल्डिंग, व्हीकल्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी चीजें बनाई हुई है, वो सारी किस पे आ गई, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स, जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है सोशल यूज के लिए, यानी कि हर एक के लिए यूज के लिए होती है, पब्लिक यूज के लिए होती है चीजें, वो क्या हो जाती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट जो हम लोग घर बनाते हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस, वो भी क्या हो गई, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हो गया। एक और चीज, हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, बिके नहीं, बच गए, तो वो चेंज इन स्टॉक हुआ, इंक्रीज इन स्टॉक। तो जो चेंज इन स्टॉक है वो भी किस चीज का पार्ट है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैन मेड थिंग्स which is used in order to produce goods and services. Is it clear? ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते मैं डायरेक्ट बता देता, कॉमर्स के बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, जो ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। बट इकोनॉमिक्स में कैपिटल क्या है, कैपिटल रेफर्स टू द टूल्स एंड मशीनरी यूज्ड इन द प्रोडक्शन। सिंपल लैंग्वेज में आइडेंटिफाई करना है, all the man-made things which helps in order to produce goods and services, वो क्या चीज होती है, कैपिटल होती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज करते हैं in order to produce goods and services, वो क्या है, लैंड का पार्ट है। और लेबर जो एफर्ट्स कर रही है वो क्या है, लेबर। और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के बगैर ये तीनों चीजें जीरो है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स द डिसीजन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ही इज द वन जो ऑर्गेनाइज करेगा, बाकी सारे सोर्सेज को इकट्ठा करेगा टू प्रोड्यूस
गुड्स एंड सर्विसेज। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें मिलके प्रोड्यूस करेगा, ये डिसाइड करेगा कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करना है। ये हायर करेगा लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इज इट क्लियर? श्योर। सो ओनर ऑफ लैंड गेट्स, यानी कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज अगेंस्ट उनको क्या मिलती है? फैक्टर इनकम। तो ओनर ऑफ लैंड को जो लेबर है वो जो प्रोवाइड ह्यूमन एफर्ट्स कर रहा है उसको किस फॉर्म में कंपेंसेशन मिल रहा है? वेजेस। कैपिटल प्रोवाइड्स टूल मशीनरी नीडेड इन द प्रोडक्शन एंड इज कंपेंसेटेड विद इंटरेस्ट। लैंड प्रोवाइड्स द फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन, उसको किस फॉर्म में कंपेंसेशन मिल रहा है? रेंट। और एंटरप्रेन्योर जो रिस्क ले रहा है उसके अगेंस्ट उसे क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। इनफैक्ट क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था, जब इकोनॉमिक कॉस्ट पढ़ी थी, इकोनॉमिक कॉस्ट में इज अ सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता था उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट मान के चलते थे। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इज इट क्लियर? तो एंटरप्रेन्योर को अपनी सर्विस के अगेंस्ट क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इज इट क्लियर? सो व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अगेंस्ट जो हमने इनकम अर्न करी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, उसे हम क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम। बट अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए अपनी सर्विसेज दी नहीं बट स्टिल इनकम जनरेट हो गई, वो क्या मानी जाएगी? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज अ इनकम which flows from one sector to other sector or from one person to other person without the flow of goods and services. Is it clear? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाए बिना किसी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, तो वो क्या हो गई? ट्रांसफर इनकम। जैसे मैंने डोनेट कर दिया इन टेम्पल, वो क्या हो गई? ट्रांसफर इनकम। मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर पैसा डोनेट कर दिया, वो क्या हो गई? ट्रांसफर इनकम। मैंने इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स के अगेंस्ट मेरे को डायरेक्ट सर्विसेज मिलेगी क्या? कि मैंने पे किया तो मेरे को ज्यादा गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, ऐसा होगा? वो सबके लिए यूज होगी। तो इनकम टैक्स के अगेंस्ट पे मेरे को डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा, तो दैट्स व्हाई वो भी क्या हो गई? ट्रांसफर इनकम। जीएसटी, जीएसटी क्या कर रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स, मैं 50 रुपए का बेच रहा था, गवर्नमेंट ने कहा भैया 20% टैक्स इंपोज करना पड़ेगा इस पे, वैसे 18% होता है, मान लिया 20% इंपोज करना पड़ेगा, तो वो 50 का 60 हो गया प्राइस। मेरे को मार्केट में कितने का बेचना पड़ रहा है? 60 रुपीज का। मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गया, 50 रुपीज का था, उस पर टैक्स लगा 20%, 60 रुपीज का मार्केट में बेच रहा हूं, बट 10 रुपीज मेरे को किसको देने पड़ रहे हैं? मोदी जी को, यानी कि गवर्नमेंट को। 10 रुपीज मेरे को कहां पे सबमिट करने पड़ रहे हैं? गवर्नमेंट के पास। और मेरे पास कितने रुपीज आ रहे हैं? 50 रुपीज। तो जो 10 रुपीज गवर्नमेंट के पास गए वो विदाउट एनी डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गए, बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के गए, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या हो गया? ट्रांसफर पेमेंट। स्कूल से स्कॉलरशिप मिली, वो भी क्या हो गई? ट्रांसफर पेमेंट। इज इट क्लियर? व्हेन यू आर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम स्कूल्स, इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट। इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग यू सब्सिडीज, वो भी क्या हो गई आपके लिए? ट्रांसफर पेमेंट। इज इट क्लियर? पक्का? एक बड़ा इजी टेस्ट है। सब्सिडीज क्या होती है? ओके, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, एग्जांपल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फार्मर्स को, सो डेट फार्मर चीपर रेट पे, अफोर्डेबल रेट पे सीड्स को ले पाए, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, या जो फर्टिलाइजर है उनको सस्ते मिल पाए। लेट अस सपोज सीड का प्राइस है ₹200 पर केजी, बट फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता 200 रुपए पर केजी, तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोड्यूसर को 50 रुपीज की सब्सिडी दे देती है, तो प्रोड्यूसर को 50 रुपीज गवर्नमेंट से मिल गए और उससे फार्मर से कितना ले लेगा? 150। तो सब्सिडी क्या हो गई? ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट टू जनरल पब्लिक विदाउट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कुकिंग गैस जो है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, पहले नहीं देती थी, अब नहीं देती, पहले मिलती थी सब्सिडी। तो पहले 900 का वो कुकिंग गैस का सिलेंडर आता था और आपको कितना पे करना पड़ता था? 500।
क्योंकि 400 कौन पे करता था, गवर्नमेंट पे करती थी, तो वो क्या हो गई थी, सब्सिडी। सो गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है प्रोड्यूसर को, सो दैट वो अपना प्रोडक्ट सस्ता बेच पाए मार्केट में। तो वो तो विदाउट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। एक सिंपल टेस्ट की बात करते हैं, और ये तो एक्स्ट्रा तो बाद में पढ़ते हैं, लिटिल एक्स्ट्रा। एक सिंपल टेस्ट बताता हूं तुम्हें मैं, हाउ टू क्लासिफाई कि वो ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम है। इसको ऐसे करो, जो भी फैक्टर इनकम नहीं है वो क्या है, ट्रांसफर इनकम। वैसे ट्रांसफर इनकम की डेफिनेशन की अगर हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, तो डिफरेंस की बात करेंगे, फैक्टर इनकम इज अ इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज in the production process, whereas transfer income refers to the income received without rendering any production services in return. तो अगर हम इसको एक लेमन लैंग्वेज में देखें, एक सिंपल भाषा में समझे, ये फैक्टर इनकम है, फैक्टर सर्विसेज देने के बाद जो फैक्टर इनकम नहीं हुई वो क्या हुई, ट्रांसफर इनकम। तो विदाउट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, यानी कि ऐसी इनकम जनरेट हो रही है बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रही, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम। ये हमारे, जब हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकालना सीखेंगे तो हम फैक्टर इनकम को कंसिडरेशन में लेंगे, ट्रांसफर इनकम को हम कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है, ना नेशनल इनकम है ना डोमेस्टिक इनकम है, क्योंकि फैक्टर इनकम हम ऑन कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग ओवर फैक्टर सर्विसेज। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, अर्निंग कॉन्सेप्ट। वो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू अस डायरेक्टली, या आपको स्कॉलरशिप मिल रही है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू द पर्सन जो आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, डायरेक्ट सर्विसेज देने के बजाय इनडायरेक्ट बेनिफिट बेसिक मिल रहा हो। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफर इनकम क्या है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, जबकि फैक्टर इनकम क्या है, अर्निंग कॉन्सेप्ट। जो फैक्टर इनकम होती है वो कौन ओन करता है, ओनर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जो ट्रांसफर इनकम होती है वो कौन ओन करता है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के पास जाती है। हाउस होल्ड के पास इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी आ जाती है, गवर्नमेंट के पास इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, इसका स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एटसेट्रा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डाइस का है, हाउ टू क्लासिफाई इट। मैंने अभी बताया, जब आपको क्लासिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए, आप एक चीज पे सिर्फ एम्फेसाइज करोगे, वेदर इट इज अ ट्रांसफर इनकम और वेदर इट इज अ फैक्टर इनकम और नॉट। अगर वो फैक्टर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आ रही तो वो क्या मानी जाएगी, ट्रांसफर इनकम। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। बनज, पहले आप बताओ मेरे को, व्हाट इज अ फैक्टर इनकम। So the income which is incurred by transfer of goods. नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था ट्रांसफर ऑफ गुड्स। फैक्टर इनकम इज अ इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जब अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं उसके अगेंस्ट जो इनकम जनरेट हो रही है वो क्या हमारे लिए, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी है, फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है। व्हेन वी आर गिविंग ओवर फैक्टर सर्विसेज, उसके बाद जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो क्या होगी हमारे लिए, फैक्टर इनकम। जैसे ओनर ऑफ लैंड को रेंट मिल रहा है क्योंकि वो लैंड दे रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। लेबर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट्स करता है, उससे उसके अगेंस्ट क्या कंपेंसेशन मिल रहा है, वेजेस। ओनर ऑफ कैपिटल को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। अब यहां पे देखिएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, गलत कर देना तुम लोग ताकि मैं समझा पाऊं। मैंने बोरो किया बैंक से पैसा, आई बोरोड द मनी फ्रॉम बैंक टू परचेज कार। मैंने बैंक से पैसा बोरो किया कार खरीदने के लिए, मैं पर्सनल यूज के लिए अपनी कार को यूज करूंगा, उसके लिए कार लोन लिया मैंने। जब मैंने पैसा बोरो किया, लोन लिया, कार लोन लिया फॉर माई पर्सनल यूज, उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, उधार लिया भैया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ेगा, उसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जो ये इंटरेस्ट पेमेंट है, क्या ये फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट है या ट्रांसफर इनकम है,
फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट नहीं, क्यों? चल सही है, तू अब बता क्यों? बैंक से लोन लिया, कार खरीदी, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। मैंने पैसा बोरो किया कार खरीदने के लिए, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो ये नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? समथिंग इन रिटर्न मेरे को मिला नहीं मिला? सो बनज, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, क्या आपका है? गर्वित आप बताओ, इज इट कंसिडर एज फैक्टर इनकम और नॉट? सर नॉट। गुड, बट व्हाई नॉट? सर क्योंकि अगर जैसे अभी जैसे आपने समझाया था कि फैक्टर्स इनकम में हमारी इनकम हो रही है जो हमारे फैक्टर्स हैं उनसे, चाहे कैसे फैक्टर्स हो, ये हमारे फैक्टर्स नहीं होंगे ना जिससे हमको इनकम हो रही है, तो हम पे कर रहे हैं। अरे वाह, परफेक्ट, ब्रिलियंट। गर्वित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे पास फैक्टर इनकम कौन सी होगी? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करेंगे। यहां पे जो मैं कार खरीद रहा हूं वो पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूं। क्या फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज कार खरीदी है मैंने? नहीं, ये कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए लोन नहीं लिया, क्योंकि इस केस में कहीं पे भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंगेज नहीं हो रही। सेम लोन अगर मैंने कार खरीदी होती एज ए टू बी यूज्ड एट कार एज ए टैक्सी, तो वो मैंने लोन लिया किस लिए? प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, तो वो क्या मानी जाती है? फैक्टर इनकम। बट यहां पे मैंने बोला था ना पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, तो पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, इट इज नॉट मेंट फॉर कैपिटल, तो ओनर ऑफ कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा। बट मैं ओनर ऑफ कैपिटल तो बना ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो यूज ही नहीं करी। गॉट इट? तो यहाँ पे हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? अगर हम कोई भी कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं वो इट इज नॉट अ कैपिटल, तो उसके अगेंस्ट अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं इट इज अननेसेसरी पेमेंट, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर पेमेंट। जो फैक्टर पेमेंट नहीं है वो क्या मानी जाएगी? ट्रांसफर। ये टेक्निकल पॉइंट था, सबसे डिफिकल्ट वाला। बनज क्लियर हुआ? Yes, sir. इज इट क्लियर? पक्का? श्योर? तो एक क्विक ऐसे टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, सो डेट पता चल जाए कौन सी फैक्टर इनकम और कौन सी ट्रांसफर इनकम है। Which of the following are transfer payments and which are the factor payments? Tuition fees paid to the school tutor. So definitely he is giving his factor services. तो ये क्या हो गई? Factor income. Monthly payment to the domestic servant. जो domestic servant है वो अपनी services दे रहा है आपको, आपने उसे हायर किया and he is providing you the services, तो ये भी क्या मानी जाएगी? फैक्टर पेमेंट। कंट्रीब्यूशन मेड टू नेशनल डिफेंस फंड, जब हम नेशनल डिफेंस फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है तो इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट विदाउट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड टू दिल्ली विद्युत बोर्ड, हमने उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली है, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जिसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ ऑफरिंग एट रिलीजियस प्लेसेस। अब यहां पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस पॉइंट पे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट इंटरेस्ट पे कर रही है, प्रोडक्शन यूनिट ने पैसा किस लिए बोरो किया होगा? फॉर कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मशीन खरीदने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए खरीदा होगा या किसी भी चीज के लिए उससे पैसा बोरो किया होगा, तो जब वो इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो क्या है? फैक्टर पेमेंट। मगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी कि पर्सनल लोन लिया है उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। मगर जहां पे तुमने बैंक का पर्सपेक्टिव सोचा ना, तुम्हारा गलत हो जाएगा। तुम सोचोगे बैंक तो भैया पैसा दे रहा है ना, उसको पैसे के बदले इंटरेस्ट मिल रहा है, इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए फैक्टर पेमेंट। उसको विदाउट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी ना मिला है, उससे तो पैसा दिया उसके बेस पे वो इंटरेस्ट ले रहा है, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ फैक्टर इनकम। मगर मैंने कहा था रियल टेस्ट जो होगा वो क्या होगा कि वो फैक्टर इनकम है या नहीं है। बैंक ने जो लोन दिया है
वो क्या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किया है? उस लोन से क्या गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी? नहीं, लोग तो पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, छुट्टियां बनाने के लिए ले रहे हैं। तो उस केस पे वो फैक्टरी इनकम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफर इनकम। इज इट क्लियर बुनज? Yes, sir. आई लव अगर क्लास इंटरेक्टिव हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी क्लास में डाउट जनरेट ना हो, ठीक है, मेरी कोशिश हमेशा रहती है, बट अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो आप जरूर पूछ सकते हो। आई लव इंटरेक्टिव क्लासेस। कोई डाउट? ओके, कोई बच्चा इस पे डिस्कशन भी नहीं करना चाहता, रीजन आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहता? नहीं करना चाहता? ओके। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय अ स्टूडेंट फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये ट्रांसफर थी, ये भी ट्रांसफर है। कैश अवार्ड फॉर द विनर ऑफ रेस, गवर्नमेंट हेल्प्स एन एक्सीडेंट विक्टिम, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, दुनिया का कोई भी टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो दुनिया का, वो टैक्स क्या माना जाएगा? ट्रांसफर पेमेंट। एवरी टैक्स इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, हर एक टैक्स क्या माना जाएगा? ट्रांसफर पेमेंट। इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ट्रांसफर पेमेंट। फ्री रेंट अकोमोडेशन बाय राकेश फ्रॉम ए कंपनी, ये सोचो, फ्री रेंट अकोमोडेशन, मेरा एक एम्प्लॉय है, मैंने एम्प्लॉय को अपना घर दे दिया या एक घर दे दिया मैंने उसे कि तू यहाँ पे आके रह ले। इसको कौन बताएगा? एक आया है, Sir, transfer income होगा। ओके, बनस कह रहा है ट्रांसफर पेमेंट फैक्टर, बिल्कुल सही। एक्चुअल में क्या है बच्चे, गर्वित मेरी बात सही आ रही है अब बच्चे? जी सर। ओके, यहाँ पे समझिएगा, फ्री रेंट अकोमोडेशन रिसीव्ड बाय राकेश फ्रॉम ए कंपनी, उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड रेंट है, इट शुड बी द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज सैलरी, यानी कि उस कंपेंसेशन एम्प्लॉयज का पार्ट होना चाहिए। आप इसको ऐसे एज्यूम करके चलो, एक एम्प्लॉय है, उसे 1 लाख रुपए का सैलरी मिल रही है, एक एम्प्लॉय उसे 1 लाख रुपए की सैलरी प्लस अकोमोडेशन के लिए बिना रेंट के घर मिल रहा है, तो ज्यादा कौन सेव कर पाएगा? सेकंड वाला। अगर पहले वाले के पास अपना घर नहीं है, मान लेते दोनों के पास घर नहीं है, तो सेकंड वाले को घर के लिए रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, तो जो एस्टिमेटेड रेंट है शुड बी अ पार्ट ऑफ हिज कंपेंसेशन, जो उसको हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस और सैलरी का पार्ट होना चाहिए। इसे हम कहते हैं सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। कुछ तो हमने कैश दे दिया, अगर हम कैश नहीं दे रहे, सिर्फ बेनिफिट दे रहे हैं, वो क्या होगा? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। इसका एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फॉर हिज कार। अब यहाँ पे सोचोगे कार खरीदी है तो ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट नहीं होगी, बट इंटरेस्ट तो बच गया ना, उसे फ्री में दे रहे हैं हम। एम्प्लॉय को क्यों दे रहे हैं ज्यादा बेनिफिट? क्योंकि वो हमें हमारे लिए काम कर रहा है। तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फ्री लोन भी क्या होगा? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। फ्री रेंट अकोमोडेशन, वो भी क्या है? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। अगर उसे हम फ्री कन्वेंस दे रहे हैं, वो भी क्या है? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। उसे फ्री गार्डनर दे रहे हैं, फ्री सर्वेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, सारी चीजें किस पे आएगी? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। मगर ये बताओ यहाँ पे, अगर उसे फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं, तो यूनिफॉर्म तो उसको थोड़ा ना बेनिफिट मिल रहा है, यूनिफॉर्म तो आप अपने काम के लिए दे रहे हो, तो ये इन काइंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बनस, डाउट क्लियर हुआ बच्चे? सर बट जो अकोमोडेशन रेंट है वो तो एज अ बेनिफिट नहीं दिया जा रहा कि आप हमारे यहाँ काम करो, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, तो अगेंस्ट उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी उनके अगेंस्ट थोड़ी, वो तो एज अ बेनिफिट दे रहे हैं, इंसेंटिव है कि आप हमारे यहाँ काम करो। या जो हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, वो भी हम क्या दे रहे हैं? उसे बेनिफिट दे रहे हैं इन कैश। जो एम्प्लॉय मेरे लिए काम कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हिम सैलरी इन कैश।
इसी तरीके से वो मेरे पास काम करे, दूसरी जगह जाके ना करे, मैं उसे कह रहा हूँ तू मेरे पास काम कर, मैं तुमको कैश भी दूंगा, फ्री कार यूज करने के लिए भी दूंगा, फ्री ड्राइवर भी दूंगा, घर भी रहने के लिए दूंगा। तो मैं उसे क्या दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे पास काम कर रहा है, मैं उसे कैश का बेनिफिट भी दे रहा हूँ, इन काइंड भी बेनिफिट दे रहा हूँ, बट अगेंस्ट हिज सर्विसेज, उसकी फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट दे रहा हूं। बिकॉज जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है अपनी, वो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, सैलरी एंड वेजेस का पार्ट जो उसको मिलनी चाहिए, उसके अगेंस्ट मैं उसे कैश ना देके इन काइंड दे रहा हूं। डेफिनेटली वो मेरा एम्प्लॉय है एंड इज अर्निंग। लेट अस सपोज पुराने जमाने के अंदर जब करेंसी नहीं हुआ करती थी, मान लो करेंसी नहीं होती थी, करेंसी को भूल जाओ, करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई मेरे खेत पे काम कर रहा है, मैं उसे फ्री फूड दे रहा हूं, अनाज दे रहा हूं उसके बदले, तो क्या माना जाएगा, वो मेरा एम्प्लॉय माना जाएगा? क्या वो अर्निंग कर रहा है? वो अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। सो आई फील इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इज इट क्लियर बच्चे? यस सर, कॉम्पनसेशन कंसिडर करें फिर तो ठीक है। हाँ, क्योंकि उसको अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट मिल रहा है, फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट। गॉट इट? हाँ तो दे तो रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, डेफिनेटली वो तो माने। अच्छा, ये ट्रांसफर इनकम है। और ऊपर वाली फ्री रेंट अकोमोडेशन फैक्टर इनकम थी। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को मिल रहा है एम्प्लॉयर से कुछ भी मिल रहा है, फैक्टर इनकम। क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंजर्ड वर्कर ये नहीं कह रहा था मेरा हाथ ले जाओ और मेरे को पैसे दे दो, ठीक है, वो से कंपेंसेशन मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफर इनकम। जो तुम्हें गिफ्ट मिलता है अपने फ्रेंड से, ट्रांसफर इनकम। ये नहीं बोलोगे मैंने भी तो दिया था, उसके बदले मिला है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ बोनस रिसीव्ड ऑन एम्प्लॉय, फिर बाय एम्प्लॉय ऑन दिवाली। फिर बच्चे सोच सकते हैं कि ये गिफ्ट है, नहीं, बोनस सिर्फ किसको दे रहा है, एम्प्लॉय को, किसी और व्यक्ति को नहीं दिया जाता। तो एम्प्लॉय को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हमें सर्विसेज दे रहा है, तो हम उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। कुछ भी सर्विसेज के अगेंस्ट हम कुछ भी पे कर रहे हैं, इन कैश और इन काइंड, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कंपेंसेशन, तो इट इज अ फैक्टर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, ट्रांसफर इनकम, क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर अबव 70-80 ईयर्स के लोगों को कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है इफ दे आर पुअर, ठीक है, सो दैट वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए, तो वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। सो रिटायरमेंट पेंशन इज कंफ्यूजन हियर। एक जना कह रहा है ट्रांसफर इनकम, एक जना कह रहा है फैक्टर इनकम, और मैं कह रहा हूं दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द केस। तो दोनों अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हो। अस्मिता तू कर, ट्रांसफर क्यों है, फैक्टर क्यों है? बिल्कुल सही, इसलिए कहा फैक्टर है क्योंकि उसने को अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट में ली है। सो व्हाई इट इज अ ट्रांसफर? परफेक्टली गुड। अब थोड़ी ना कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे हमें अन्ना ने बोला है कि सर जो पेंशन है वो जब ड्यूरिंग द ईयर जब जॉब में हो रहा होता है उस टाइम पे उसका प्रोविजन मेंटेन किया जाता है, और अब उसी प्रोविजन में से उसको पे किया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट मस्ट बी कंसीडर्ड एज अ फैक्टर पेमेंट। बट नीति का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। अब जब उसे पेंशन मिल रही है, अब थोड़ी ना उसने सर्विसेज दी है, पहले दी थी, और जब मिल रही है तब काउंट नहीं होना चाहिए। सो बनस आप किस साइड हो? सर रिटायरमेंट की पेंशन तो चाहे आपने, आप एम्प्लॉयड थे, अब आपने वहां पे काम किया या नहीं किया, आपने कंपनी को सर्विस दी या नहीं दी, आपको वो तो दी जाएगी, बिल्कुल, तो इसलिए वो ट्रांसफर इनकम मानी जाएगी आप करंटली आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट वो आपने सर्विसेज की जगह पहले पास्ट में दी थी, पास्ट में दी थी, तो जब भी दी थी
उस टाइम करी नहीं करी, दी नहीं दी, वो पास्ट में कर था जो भी था। अब थोड़ी ना बनता है, अब ट्रांसफर पेमेंट है। बताओ क्या पर्सपेक्टिव है आपके बच्चे? ओके, मैं बताता हूं अब आंसर कैसे लिखना है इसका। अब ये जेन्युइन सी बात है, तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन द प्रोविजन फॉर, स्मार्ट आंसर देंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं बन पा रहा। व्हेन प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट पेंशन इज मेड, एट दैट टाइम इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। जब मैंने, आज मेरे पास लेट सपोज मैंने हायर किया स्पर्श को, स्पर्श को बोला तू मेरे पास काम कर, मैं तेरे को सैलरी दूंगा अभी इन हैंड 20,000 रुपए, बट 2,000 रुपए तेरे प्रोविडेंट फंड में भी डालूंगा। तो इसका जो सीटीसी बनेगा वो कितना बनेगा? जो सैलरी बनेगी वो कितने की बनेगी? टोटल सैलरी इसकी उस पर जाएगी 22,000। इसको जो टैक्स पे करना पड़ेगा 22 पे करना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि इसकी सैलरी में ऐड हो गई, क्योंकि इसको मिल रही है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिज सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। जैसे अगर मैं इसे फ्री रेंट अकोमोडेशन दे रहा हूँ, उस पर भी इसको टैक्स देना पड़ेगा, उसके एसबी रेंट के ऊपर भी। इसे परगुसाइड्स कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सर्विसेज अगेंस्ट मिल रहा है। मगर कब? व्हेन इट्स प्रोविजन इज मेड, तब ऐड हो चुकी है। सो व्हेन द प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट पेंशन इज मेड, इट इज इंक्लूडेड इन द, or it is already included in the salary and added at that time. But now when we are receiving it, it's a deferred factor payment for the services rendered in the past. तो अब हम जब रिसीव कर रहे हैं उस टाइम पे ये इंक्लूड नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे? रिटायरमेंट पेंशन इज अ डेफर्ड फैक्टर पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन द पास्ट। डेफर्ड फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या होगा? जो पुरानी सर्विसेज करी थी अब वो रोक के बाद में दे रहे हैं हम उसके अगेंस्ट पैसे। तो रिटायरमेंट पेंशन इज अ डेफर्ड फैक्टर पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन द पास्ट। इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड व्हेन इट्स प्रोविजन इज मेड, however when it received it is not included separately. Is it clear? नहीं, जब तक जिंदा, अब वो न्यू स्कीम के अंदर है, ठीक है, उसमें तो मिलेगी नहीं। मेरे फादर को जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ही इज 93 ईयर ओल्ड, और जब तक है उनको मिलती रहेगी, उनकी इंक्रीमेंट भी होती रहेगी, उससे ज्यादा भी मिल सकती है। गॉट इट? इंटरेस्ट अर्न बाय बैंक ऑन ए लोन गिवन टू हाउस होल्ड ऑन बाइंग अ कार, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि हाउस होल्ड ले रहा है, कौन ले रहा है? हाउस होल्ड। रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर लेटिंग आउट अ हाउस रेंट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, डेफिनेटली फैक्टर इनकम है, घर के अगेंस्ट मिल रहा है। सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट, ये फैक्टर थी, ये ट्रांसफर है, ये भी ट्रांसफर। एलुमनाई रिसीव्ड बाय द डाइवोर्स स्पाउस, ट्रांसफर। Inheritance received by the person from the deceased relative, it's a transfer. Lottery winning by a person, क्या की goods and services provide करवाई थी, वो बोलेगा मैंने खरीदी तो टिकट नहीं, goods and services प्रोड्यूस की गई, तो इट्स अ ट्रांसफर। गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, रिफंड ऑफ टैक्स, ट्रांसफर। टैक्स जब दिया तब भी ट्रांसफर पेमेंट थी, वापिस आया तब भी ट्रांसफर पेमेंट है। इंश्योरेंस क्लेम हो रहा है, ट्रांसफर इनकम। डिजास्टर रिलीफ मिल रहा है, वो भी क्या हो गया हमारे लिए? ट्रांसफर इनकम। इज इट क्लियर? श्योर? अब लिटिल एक्स्ट्रा, आई गेस अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और हमने ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल केसेस कर लिए। इसमें एक केस रह गया, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। नेशनल डेब्ट क्या होता है? कई बार ना गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाती है? टैक्सेस से, डिसइन्वेस्टमेंट करके, लाइसेंस बेच के, ठीक है। कई बार गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस होती है डिफेंस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड डैम ब्रिजेस बना रही है गवर्नमेंट,
तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं उसके रिसिप्ट से, तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है पैसा, उसे कहते हैं हम पब्लिक डेब्ट या नेशनल डेब्ट भी कह देते हैं। ठीक है, जो बोरिंग्स फ्रॉम जनरल पब्लिक होता है उसे कहते हैं पब्लिक डेब्ट। जो गवर्नमेंट वो जनरली बोरिंग्स करती है फ्रॉम जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर दिए, हमें उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें कमाई हो रही है, हमने अपनी सेविंग उसमें करी, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। बट जो वो गवर्नमेंट ने बोरिंग्स करी होती है ना, वो कंजम्पशन पर्पस के लिए मेनली करी होती है। अगर आप कंजम्पशन पर्पस के लिए हाउस होल्ड कोई लोन लेता है बैंक से, उस पर इंटरेस्ट पे करे, वो फैक्ट्री पेमेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए। इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए बोरो करती है पैसा, उसके ऊपर इंटरेस्ट हम पेमेंट दे रहे हैं, हमें मिल रहा है, तो वो फैक्ट्री इनकम नहीं मानी जाएगी, वो भी क्या मानी जाएगी? ट्रांसफर इनकम। इज इट क्लियर? पक्का? श्योर? भगवान कसम? कोई डाउट तो नहीं किसी को? गुड। सो क्विक एसिड टेस्ट हमारा हमेशा रहेगा। यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिम्यूनरेशन अर्न्ड बाय द ओनर ऑफ कैपिटल। Here student must understand capital may include business fixed capital such as machinery, tools, factory building, vehicles, public investment, construction of road, dam, bridges, residential construction, increase in stock. अगर हमने लोन इन पर्पसेस के लिए लिया है तो वो इंटरेस्ट माना जाएगा। अगर मैंने अपनी पर्सनल यूज के लिए, कार के लिए लिया है, पर्सनल लोन के लिए लिया है, हॉलीडेज के लिए किया है, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट मानी जाएगी। क्लियर है? और एक लिटिल एक्स्ट्रा, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट सीयूटी के जब डोमेन सब्जेक्ट दोगे तब आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं। ट्रांसफर फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ट्रांसफर पेमेंट क्या थी? विच फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन और फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर विदाउट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या थी हमारे लिए? ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट दो तरह की हो सकती है। करंट ट्रांसफर, इनकम टैक्स मैंने पे किया, मेरी करंट इनकम में से गया, गवर्नमेंट की करंट इनकम में ऐड हुआ। अगर पेयर की करंट इनकम से जा रहा है और रिसिप्टेंट की करंट इनकम में ऐड हो रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज अ करंट ट्रांसफर। एक होता है कैपिटल ट्रांसफर। मैंने एक लैंड खरीदी थी 10 साल पहले, 10 years बैक लैंड परचेज करी थी, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ और मैंने टैक्स पे किया, अब बेचा मैंने, वो गया टैक्स ऑन कैपिटल गेन। टैक्स ऑन कैपिटल गेन, गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स देगी। गवर्नमेंट कहती है तुम कमा रहे हो, तुम इस देश में रह रहे हो, तो देश के प्रति तुम्हारा दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पे द टैक्स। बेशक आपकी लॉटरी लगी है तब भी आपको टैक्स खरीदना पे करना पड़ेगा। बेशक आपने जुए में पैसा जीता, अगर आपके पास कैश आया तो आपको पे करना पड़ेगा। बेशक अमिताभ बच्चन के केबीसी में पैसा जीता, आपको पैसा टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने एक लैंड खरीदी, नुकसान होता आप भरते, बट वो प्रॉफिट पे बिक रही है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। बट वो क्या हो गया? टैक्स ऑन कैपिटल गेन। वो से मेरी वेल्थ से जा रहा है और वो गवर्नमेंट अपनी वेल्थ में ऐड करती है, तो वो क्या होगा? कैपिटल ट्रांसफर। लेट अस सपोज इलेक्शंस आ रहे हैं, देयर विल द चांसेस कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाए। अगर इलेक्शन हारने का डर होगा तो वहां की गवर्नमेंट को या यहाँ की गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल टूल होता है वॉर्स। सो दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो गई। अब वॉर हो गई, हमने बोला कि आपने वॉर हमारे पे इंपोज करी, जीतने वाले ही बोलेगा आपने वॉर इंपोज करी, हमारे वॉर में इतना नुकसान हुआ है, इफ यू वांट योर लैंड बैक, अपना पाकिस्तान वापस चाहिए, तो आपको हमें कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो जो वॉर कंपेंसेशन हम रिसीव कर रहे हैं वो भी क्या हो गया? कैपिटल ट्रांसफर। उसके कैपिटल से गया और हमारे कैपिटल में ऐड हुआ। इज इट क्लियर? So capital transfer are made from the wealth of the payer and added into the wealth of the recipient, whereas current transfer, which is paid out of the current income of the payer and added into the current income of the recipient. I hope it is clear to you. सबको क्लियर है अच्छे से? ये वाले असाइनमेंट, ये वाले पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। पीडीएफ पे थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सकती है।
तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आपने रजिस्टर किया है वहां पे ऑलरेडी ये पीडीएफ और ये लेक्चर दोनों अवेलेबल होंगे, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक मिनट रुको, एक मिनट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 6 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन आता है, जिसपे हाउ डज द इनकम फ्लोज फ्रॉम द वन सेक्टर टू द अदर सेक्टर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू वाज आस्किंग सम क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, इन्वेस्टमेंट नहीं ग्रांट होगा वर्ड सिर्फ। ग्रांट्स क्या होती है, एक गवर्नमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रांट भी पॉसिबल है। एक होता है वर्ड ग्रांट, ग्रांट अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को या कई बार गवर्नमेंट एनजीओस को कुछ खर्चों के लिए पे कर देती है जो कि वापस नहीं करना पड़ता, उसे ग्रांट कहते हैं। अगर सिंपल ग्रांट है इट्स अ ट्रांसफर इनकम, करंट ट्रांसफर। इन्वेस्टमेंट ग्रांट है कि वो ग्रांट दे रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो क्या मानी जाएगी, कैपिटल ट्रांसफर। इज इट क्लियर? सो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी डे आफ्टर टुमारो। कल अकाउंट्स वाला आपका वो मैथ्स की क्लासेस है 5 to 6 and 6 to 7।